बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान इसराइल जंग में किसने क्या खोया, क्या पाया, किसका कितना नुकसान हुआ, आगे क्या होगा, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चक्करबाजियां जारी हैं। एक और उन्होंने यू टर्न ले लिया है ट्रंप साहब ने, और ये बातें भी हो रही हैं कि अगला निशाना पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत खत्म करना हो सकता है, अमेरिका और इसराइल का। अगर ऐसा होता है, क्या इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में है, और पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट कर सकता है? क्या इस मंसूबे में भारत भी शामिल हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने जनाब जंग बंदी का ऐलान करने के बाद पूरी नजर रखी हुई है इस मामले पे कि कहीं दोबारा जंग न छिड़ जाए। वो कैसे नजर रखी हुई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और जनाब इमरान खान साहब माइनस होने के बाद, माइनस ज़्यादा वहाँ की हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उन्हें माइनस कर दिया है, उनकी बात नहीं मानी, उनकी बहन ने ये बात की है। तो उसके बाद जनाब वो एक मरतबा फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ रवाबत के लिए मरे जा रहे हैं। ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। और खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हुए हैं, बकौल उनके पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह हैं, लेकिन उनके पास से नहीं गुजरा सियासी शऊर, और ना ही उन्हें कानून का पता है, ना ही आइन का पता है। पता नहीं कैसे वज़ीर-ए-आज़म थे कि आइन और कानून से मुकम्मल तौर पर नाबलद है। ये मैं क्योंकि मेरे पास दलील है इस बात की। तो यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं खान साहब से कि खान साहब की बहन जो है लीमा खानम, उन्होंने डयाला जेल के बाहर साफियों के साथ गुफ्तगू की है, और उन्होंने बताया कि खान साहब क्या बातें कर रहे हैं। और खान साहब ने एक मरतबा फिर ईरान इसराइल के मौजू पे बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट भी किया है, लेकिन इस मौजू पे बात नहीं की। तो साफियों ने उनसे पूछा, लीमा खानम से, कि जनाब आपके भाई ने तो कहा था जनाब मुझसे पूछे बगैर आपने खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं करवाना, लेकिन वो बजट जो है वो अली मीर गंडापुर साहब की हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। तो फिर बैरिस्टर सैफ जो हैं वो मुलाकात भी कर गए हैं जनाब खान साहब से, और वो बता गए हैं खान साहब को कि जनाब खान साहब अगर ये बजट पास ना होता तो क्या आईनी की बात नहीं हो सकती थी। ज़ाहिर है अगर बजट नामंजूर हो जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ अदमी इत्मीनान होता है, हुकूमत घर चली जाती है। और 30 जून के बाद जो पिछला फिनांस बिल है उस पर अमल दरामद रुक जाता है, और नया बिल जो है वो पास करना, फिनांस बिल जो है वो ज़रूरी होता है, वरना मुल्क का वो जो सूबे का इंतज़ाम है वो सारे अखराजात जो जैम हो जाते हैं, चौक हो जाता है सारा जो माशी निज़ाम है उसका। तो बहरहाल वो पता नहीं क्या कह को गए, और खान साहब को बाहर बाद में उन्होंने कहा कि जनाब, खान साहब ने कहा ठीक है जनाब, आप जो तजावीज़ में दूंगा ना, तो वो जनाब वो फिर तरमीम कर लीजिएगा। फिनांस बिल अगर दोबारा ज़िमनी बजट भी तो आ जाते हैं ना, वो तरमीम तो हो सकती है। माजी में मिसालें भी मौजूद हैं, जब यहाँ रोला पड़ा हुआ था, हमजा शहबाज जो है जब वज़ीर आज़म थे, सॉरी वज़ीर आला थे, तो उन्होंने ऐवान इक़बाल में एक बजट मंजूर किया था। बाद में जो परवेज़ इलाही साहब आ गए तो उन्होंने उसमें कुछ तरमीम कर दी थी। ये हो सकता है, ये कानूनी और आईनी पोजीशन है। लेकिन जो उनकी बहन है, उन्होंने ये कहा कि जनाब अली मीर गंडापुर ने तो कहा था जनाब तमाम एमपीएस जो हैं आज यानी मंगल के दिन यहाँ डयाला जेल के बाहर खड़े होंगे। मैंने कहा था हम खड़े होते हैं, आप भी खड़े हो। तो वो बजाय यहाँ आने के, तो वो तो जनाब वहाँ उन्होंने बजट मंजूर करवा लिया। तो उनसे फिर पूछा गया कि आपके ख्याल में इमरान खान जो है ये माइनस हो गए? उन्होंने कहा हाँ जी माइनस ही हो गया, और किएगा। आपने कहा माइनस इमरान हो चुका है, सो आप माइनस इमरान नहीं है, अगर उसको पूछे बगैर बजट तो आप पास क्या कर दिया। फिर साफी ने सवाल किया कि जनाब वहाँ के जो एमपीएस हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कहते हैं कि जनाब अली मीर गंडापुर साहब जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं, और हम उनको ना नहीं कह सकते। तो फिर अलीमा खान ने कहा कि अगर वो बोझ नहीं उठा सकते तो फिर घर जाएं। ये भी अपनी नौयत दी ना, जी वो गरीब किस्म के सियासतदान है। और भाई बजट मंजूर करवाना जरूरी सी। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अच्छा खान साहब के लिए एक दिन में दो बुरी खबरें। एक तो ये कि उनकी मंजूरी के बगैर या उनको एतमाद में लिए बगैर उनकी हुक्मदुली की गई है। उन्होंने कहा मैंने पूछे तो बगैर तो बजट पेश भी नहीं करना था, मंजूर भी नहीं करना। वो पेश भी हो गया, मंजूर भी हो गया। एक तो ये जो उनकी लीमा खानम कह रही है उनकी बहन कि ना वो माइनस ही हो गया ना, इसका मतलब इमरान खान माइनस हो गया। और दूसरी बुरी खबर यह है कि जो 9 मई के वाकयात हैं, 8 मुकदमात लाहौर में उनके खिलाफ दर्ज है, तो उसमें जमानत के लिए उन्हें रुजू किया हुआ था। तो एक जनाब उनमें कत्ल का मुकदमा भी है खान साहब के खिलाफ, जिनाह उस वाला हमला है वो है, शादमान का थाना है
जिसको नजर आतिश किया गया था, मुगलपुर थाने वाला का मामला है, और बहुत सारे केस हैं। फिर अस्करी टावर को जलाने का मामला है, और पुलिस वैन पे हमले का मामला है। ये कई एक मुकदमा, 8 के करीब मुकदमा जो जमानत के लिए उन्होंने रुजू किया था। और प्रोसिक्यूशन ने जनाब ये कहा कि जनाब जो उन्होंने एक मिसाल दी कि फर्ज कर लें कि जनाब एक डकैती के लिए कोई ग्रोह जाता है और एक बंदा पीछे से उनको कमान कर रहा होता है, हिदायत दे रहा होता है, तो यही समझा जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा कि वो जो पीछे से कमान कर रहा है, हिदायत दे रहा है, वो भी उस अमल में अमली तौर पे उस डकैती में शरीक है। और खान साहब जो है ये ऐसे ही है। इमाम वगैरह की बातें जो है ना, इस हवाले से उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने बात की, और प्रोसिक्यूशन ने ये भी कहा कि जनाब मास्टरमाइंड यही है। और एक ऑडियो की हमने फॉरेंसिक करवा ली हुई है, लेकिन खान साहब जो हैं वो जनाब ना पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रहे हैं और ना ही ऑडियो मैचिंग टेस्ट वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। तो इसलिए मामला ताबा नहीं कर रहे। अगर मुलजम ताबा ना कर रहा हो तो फिर वो जमानत का मुस्तहक नहीं रहता। तो मैं तो ऐसे हैरान होता हूँ। ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो मुतलका है लाहौर की, उसने भी ये बात की है कि खान साहब को सफाई का मौका मिल रहा है ये पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए, या ये जो ऑडियो मैचिंग वगैरह का टेस्ट होना है, तो ये उस मौका से फायदा क्यों नहीं उठा रहे खान साहब? ये टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे कि उनको पता है कि वो झूठे हैं, उन्होंने पकड़े जाना है। वो ऑडियो जिसका फॉरेंसिक जो है वो हो चुका हुआ है, अगर ऑडियो इनकी जो है, इनकी आवाज़ जो है खान साहब की उससे मैच कर जाती है, ये तो एक पक्का सबूत मिल जाएगा, एक शहादत जो है, काबिल कबूल शहादत ये सामने आ जाएगी। बहरहाल वो जो है ना पॉलीग्राफ वाला, उसको अदालतें जो हैं वो उस तरीके से ठोस शहादत के तौर पे कबूल नहीं करती। और ये जनाब लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शहबाज रिजवी और मिस्टर जस्टिस तारक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल बेंच था, उन्होंने इनकी जो दरख्वास्त है, जमानत की जो दरख्वास्तें हैं, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। अच्छा, अब जो अलीमा खानम है, ये अब कह रही है ना कि जनाब वो माइनस हो गया मेरा भाई। ये माइनस फरवरी से हो चुका हुआ है, बल्कि जब नवंबर में इन्होंने बुशरा बेगम लेके आई थी जत्था अली मीन गंडापुर के साथ चढ़ाई की थी इन्होंने गुज़श्ता साल है इस्लामाबाद पे, जहाँ आपका दिन अब यहाँ बड़ी गोलियां चली और पता नहीं क्या क्या कत्लेआम किया गया। बाद में बड़ा अरसा ये बातें करते रहे। तो उस वक्त से ही इमरान खान को माइनस करने का जो इनकी क़यादत है ना, आला क़यादत, वो मेरा ख्याल फैसला कर चुकी ही है। यानी कि अली मीन गंडापुर और उनका ग्रुप जो है, और फिर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, मुबैना तौर पर ये बातें हो रही हैं कि जनाब इन्होंने तो फरवरी में ये अंडरटेकिंग दे दी थी, ये अंडरटेकिंग दे चुके होंगे कि जनाब हम अपनी जमात चलाएंगे, हुकूमत भी चलाएंगे खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन इमरान खान माइनस होगा। और ये कह रही है जनाब बैरिस्टर साहब से पता नहीं कैसे मुलाकात होगी। ये मेरी जो इतला है, मैं आपको गोशगुजार कर रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने की। वो मुलाकात करना ही नहीं चाहते, ये जो मर्जी कहते रहे। गंडापुर साहब को तो चाय पीने से फुर्सत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा सीएम हाउस में एक साल में 11 करोड़ के बिस्किट जनाब वहाँ खा गए हैं, यानी रोजाना 3,13,000 रुपए के बिस्किट। कमाल है यार। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जनाब एक मरतबा फिर जो है वो ट्वीट जो है वो कर दिया है और कहते हैं पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, मुकम्मल डिक्टेटरशिप है। और जो मैं कह रहा था ना कि जनाब आसिम मुनीर के एक मरतबा फिर ये तरले मार रहे हैं, उनके जनाब पाकिस्तान में जो हुकूमत है ना, जो इख्तियार है, वो तो आसिम मुनीर के पास है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिनके पास इख्तियार है उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। यानी एक मरतबा फिर उन्होंने दरख्वास्त की है, जब गोंडे फड़े ने कि जनाब मेरे ना गलती करो, मैं ताबेदार। ये और दूसरी बात उन्होंने ये की है, जो मैंने कहता ना खान साहब जो है इसको ना मेरे ख्याल सियासत का पता है ना कानून का पता है। वो जो ईरान इराक जंग बंद हो, सॉरी ईरान इसराइल जंग बंद हो गई है, तो कम से कम उसकी तारीफ ही कर दें कि ना बड़ा अच्छा हो गया, अमन हो गया है। और आपने तो ये पिछले अपने ट्वीट में ये भी कहा था जनाब हम मौखर कर रहे हैं कि इलाके के हालात ठीक नहीं है। अब हालात ठीक हो रहे हैं तो जनाब ये कहें कि हालात ठीक हो रहे हैं, सुलह सलाह हो रही है, तो जनाब ट्रंप साहब बीच में पड़ गए हैं, ट्रंप की कोई तारीफ कर दें, किसी की तारीफ कर दें, लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ। और फिर जनाब उन्होंने ये कहा कि देखें जनाब खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये खान साहब फरमा रहे हैं ड्रोन हमलों के बारे में। कौन से ड्रोन हमले हो रहे हैं? मैं जब अमेरिका ड्रोन हमले करता था तो मैं जब एहतजाज किया करता था, पूरी दुनिया में मैंने एहतजाज किया वगैरह वगैरह। अच्छा, ये ड्रोन हमले जो किए जा रहे हैं, ये टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, तो वो तो दहशतगर्दों के ऊपर हो रहे हैं। और कितने लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं अब तक ड्रोन हमलों में, ये तो बताएं ना खान साहब।
खैबर पख्तूनख्वा में एक वाकया हुआ था जिसमें शोर मचा था कि जनाब शायद बेगुनाह लोग मारे गए, लेकिन उसके भी सबूत आ गए थे सामने, जनाब वो तो दहशतगर्दों के साथी थे, वो जो चिरवाहे बन के फिर रहे थे वहां पे, वो वाला। तो उसके बाद कहाँ हुआ, वो कहते हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये कहता हूं कि जनाब FIR दर्ज करवाएं, किहदे खिलाफ करवाउण दियो, ड्रोन च कोई ड्राइवर बैठा हुंदा, कित्थों आ रहा कित्थों जा रहा, आर्मी चीफ के खिलाफ करवाउण, ये खान साहब का जनाब। और अच्छा ये ड्रोन हमलों की वो कह रहे हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा के बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਹਦੂਦ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਤਨਲ ਖਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤਮਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, BLA ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਰੰਗ ਗਲੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी गल करो, ਜਿਹੜੀ तहरीक चलानी ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ नहीं रही है ना को ना चलनी हैगी है। अच्छा उसका तो कर दिया, लेकिन वो जो वहाँ मेजर साहब एक शहीद हुए हैं, मोइज़ बादशाह साहब जनूबी वजीरिस्तान में, वो खारिज के साथ मुकाबला करते हुए वो भी शहीद हुए हैं, और एक जो है लांस नाइक जो हैं जबरानुल्लाह वो भी शहीद हुए हैं वहाँ पे। अच्छा उस पर तज़ियत नहीं की, उस पर अफसोस का इजहार नहीं किया, और उन्होंने उस ऑपरेशन के दौरान जो मेजर सैयद मोइज़ बादशाह साहब हैं वो उसको लीड कर रहे थे, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो 11 खारिज जो हैं वो जन्नत हासिल किए गए उस ऑपरेशन में, 7 जो हैं वो जख्मी हुए। अच्छा खान साहब को वो नहीं याद आया है। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, खान साहब को ना कानून का पता है, ना आइन का पता है, ना अपना पता है कि जनाब मैं क्या हूं खान साहब को। अच्छा ये है कि इन्होंने ये कहा था अलीमीन गंडापुर मुझसे मिले, और मुजम्मल असलम साहब जो हैं वो वजीर साहब वो मिले मुझसे, उमर अयूब मिले, शिबली फराज मिले, तैमूर झगड़ा के मुझे मिले, तो मुझे ब्रीफिंग दीजिए बजट के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि बजट पास करने के बजाय, अच्छा अब एक और धमकी दे दी है कि IMF जो वो भी ये बजट कबूल नहीं करेगा, ये कह रहे हैं। अच्छा बहरहाल आगे वो कह रहे हैं कि जनाब अब जो है ना इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुक्मरान जमात है उसका सरबराह इमरान खान है, और जनाब हमने उनसे बजट के हवाले से हदायत लेनी है। और खान साहब तुसीं अपनी बेटियां चापी बट्टे पाए हुए ने, ਜਦੋਂ ਪਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਹਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਕਮ ਨੁਸਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਹਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ अपनी जमात में, कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है ना, तो भाई जी एक केड़ा सरबराह की गल कर रहे हो, कितने लिखा है सरबराह हैगा, वो एक सजायाफ्ता मुजरम हैगा, उन्होंने सजा हुई है, वो नाअहल हो चुकिया होया असैंबली की रुकनीयत वास्ते, तो वो जो केस आ उसका हवाला दे के इन्होंने तो जुर्माना होना चाहिए अगर ये गल लैके जाते जनाब इमरान खान से मुशावरत करनी है। कि इमरान खान कौन, इमरान खान कि जमात का सरबराह इमरान खान चोर हैगा अंदर आ। बहरहाल अच्छा दूसरी बात यह है कि जो मैं जंग की बात कर रहा था कि ट्रंप साहब जो है ना उन्होंने मुकम्मल नजर रखी हुई थी इस मामले पे, और आपको याद होगा कि एक दिन पहले उन्होंने जंगबंदी का जो ऐलान किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जब अगले 6 घंटे के अंदर अंदर, उन्होंने कहा 6 घंटे देते थे, उन्होंने 6 घंटे के अंदर अपना ऑपरेशन करो बंद, इसराइल और ईरान उन्होंने कहा सी। उनका जनाब फिर आखिरी मिशन जो मुकम्मल कर लैन, जी चपेड़ा चोड़ा आखिरी चपेड़ा चोड़ा जो मारनिया मार लैन, तो उस तो बाद कहते जनाब ईरान जो जंगबंदी का आगाज करेगा, तो 12 घंटे के अंदर अंदर जो इसराइल भी जंगबंदी कर देगा, शुरू कर देगा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जी जंग जी ने खत्म हो जाएगी ये उन्होंने। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि कल गुज़श्ता रोज ये दोनों तरफ से जो है वो अटैक होते रहे। इसराइल ने पहल की, उन्होंने कोई बमबारी शमबारी की ईरान के ऊपर, और ईरान ने फिर जवाबी हमले किए। तो कुछ
ऐसी चीजें भी थी कि जनाब जो ड्रोन पहले से भेजे हुए थे वो जा रहे थे, उनको जनाब हिट किया जा रहा था दूसरी तरफ से, लेकिन ये हुआ। तो इस पे जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने जनाब शदीद नाराजगी का, गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब मैं ईरान से खुश नहीं हूँ, लेकिन इसराइल से मैं शदीद नाराज हूँ। उनके जनाब ये जो आपने भेज दी हो ना तैयारे श्यारे, ये अगर आप लोगों ने ये बम्बिंग की ना, बम शम बरसाए, तो ये शदीद इन्होंने वार्न किया, उन्होंने वार्निंग दी कि बाज आ जाओ इसराइल ने किया कि अगर तुम करोगे तो फिर जंगबंदी दी ने शदीद वायलेशन होगी। एक तो क्या, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि जो आपके तैयारे श्यारे गए हुए हैं ना उनको फौरी तौर पे वापस बुलाएं, और उन्हें कहें कि जनाब वो ना वो जो तैयारों के जरिए वो फ्रेंडली वेव किया जाता है ऐसे, तो वो करके जनाब सलामी सलूमी दे के जनाब वो वापस आ जाएं। और फिर ट्रंप साहब की वही बातें हैं, खुद सताइशी के वो शौकीन हैं, जैसे भी हैं उन्होंने ट्रंप साहब ने, अच्छा वो आप कह लें कि मकार भी हैं, यार भी हैं, उनकी अपनी उनकी ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कोई पेशगोई भी नहीं की जा सकती कि वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन ये जंगबंदी करवा के उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक मरतबा फिर अमन का एजाज तो हासिल किया है, ये मानना पड़ेगा। वो कहते हैं मैंने कतर के अमीर को फोन किया और मैंने उन्हें कहा, बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है, आप जो है वो ईरान को जो है वो रजामंद करें जंगबंदी के हवाले से। और फिर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अमीर कतर का कि जनाब आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, वो हालांकि हमला शमला हो गया था तो फिर भी। अच्छा, ये जो यू टर्न वाली बात है ना, ये आगे मैं जाके बात करता हूँ। तो दो चीजें इसमें हैं जो मैं कह रहा था ना कि जनाब किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। तो इसमें एक तो यह है कि जो इसराइल ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उसके दो मकसद थे। एक तो ये कि उसकी जोहरी सलाहियत खत्म करना। मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा था जनाब बंकर फाड़ देने वाली जो सलाहियत है ना इसराइल के पास, वो बम शम नहीं है, वो अगर सलाहियत है तो वो पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका के पास है। वो अगर हमला करेगा B2 के जरिए और GBU-57 बम जो है वो गिराएगा, तब कहीं जाके वो जो बंकर जिनमें वो रखे हुए हैं उन्होंने अपने एटमी जो भी असासे कह लें आप, तो फिर वो हो सकता है। तो अब ये ट्रंप साहब कह रहे हैं, पहले ट्रंप साहब ने कहा कि ना वो सलाहियत उसकी खत्म कर दी गई है, फिर वहां के मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, CNN कह रहा है, और अमेरिकी काम के हवाले से वो बातें कर रहे हैं। पूरा मगरबी मीडिया और US मीडिया जो है वो बात कर रहा है कि जनाब नहीं कोई नुकसान नहीं होता, कट के ले गए थे। ईरान भी कह रहे हैं देखो जनाब कि सीधे पहले कर लेते उन्होंने एटमी सलाहियत तो मौजूद है। फिर अब अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने उनकी एटमी सलाहियत जो है ना वो कम कर दी है, खत्म से थोड़ा पीछे आ गए। लेकिन फिर वजीर दफा ने कह दिया नहीं नहीं ये तो यार ट्रंप तो जो जनाब तोहमत ला रहे हो, ट्रंप जो तो कह रहे हैं जनाब असी वो सारा उन्होंने सिस्टम खत्म कर देता। लेकिन जो शवाहद सामने नजर आ रहे हैं, जो लग रहा है वो यही है कि ये जो उनका प्लान था ना, पहला मकसद जो है वो उसमें नाकाम रहा इसराइल, जोहरी सलाहियत खत्म नहीं की जा सकी। और दूसरा उनका ये था कि जनाब रिजीम चेंज, आयतुल्ला अली खामनाई को वो कहते जनाब हटा दिया जाए। यही बात खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे थे ना, और ट्रंप ने भी ये इशारा दिया था कि जनाब वो अगर अजीम ईरान को अजीम मुल्क नहीं बना सकते तो फिर जनाब वो रिजीम चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए। ट्रंप साहब ने ये बात की थी ना। अब ट्रंप साहब जो है, अच्छा ये रिजीम चेंज वाले में भी वो नुकसान हो गया। अब नेतन्याहू पे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है इसराइल के अंदर कि तो एक ही किता बंदे मरवाते सारे यहूदी अगे दुनिया बड़े थोड़े ने तो होर मरवाते 5-10 हज़ार बंदा जो बेघर हो गया तो जनाब कुछ जाके जनाब यूनानी जो कब्रस है उत्थे जाके बैठ गए ने, तो की कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अली खामनाई के ऊपर जो प्रेशर है 34-35 साल से वो बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी मकबूलियत में फर्क आ ही जाता है ना। उन पर प्रेशर कम हो गया है, उनकी मकबूलियत एक मरतबा फिर बढ़ गई है। ये अब जश्न मनाया जा रहा है ईरान में। अब ट्रंप साहब ने जनाब ताज़ा तरीन जो बयान है ना, उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं ईरान में हुकूमत की तब्दीली चाहता ही नहीं, रिजीम चेंज नहीं चाहता, और मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मामला जो हैं वो पुरसकून हो जाएं, और हुकूमत की तब्दीली जो इंतशार लाती है, और हम ज़्यादा बदअमनी नहीं चाहते। ईरानी अच्छे ताजर और कारोबारी लोग हैं, इनके पास तेल की दौलत है, वो खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। इससे एक इशारा ये भी मिलता है
कि जो उस पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगी हुई हैं इसराइल के ऊपर, वो पाबंदियां जो है वो खत्म होने वाली है। तेल की दौलत है, तेल जो है बरामद करेगा तभी उससे फायदा उठाएगा ना, उसके ऊपर तो पाबंदियां लगी हुई है, चीन लेता है उससे। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि ना चीन जो है ना अब ईरान से वो तेल की खरीदारी कर सकता है, यानी ठीक है साल पहले से कहने जनाब वो उनसे कहने लो जनाब, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये भी कहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, तवक्को रखता हूँ कि चीन जो है वो साढ़े को भी काफी सारा तेल खरीद दिया करो, साठ तो भी लिया करो, तो ईरान ईरान तो भी ले जाओ, लेकिन साठ तो भी लो ना। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान ने जनाब अपनी सलाहियतें भी होने वाली हैं, नुकसान भी कर दिया इसराइल का, और जो उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी वो भी उठने वाली हैं। लेकिन जहां से मामला शुरू हुआ था गजा से, फलस्तीन से, वहां उसी तरह जो है उनकी जो हालत है फलस्तीनियों की, कल भी एक दिन पहले भी इसराइल ने हमला किया है, 80 जो लोग हैं जिनमें बच्चे भी हैं वो शहीद हुए हैं, तो उन्होंने कोई पुरसाने हाल नहीं, वो उच्च दौते पे आ। लेकिन अभी तक तो वो प्रपोजल जो है जंगबंदी की वही सामने नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि गजा वाला मामला जो है, जो मुज़ाकरात जब होंगे वो नजरअंदाज किया जाएगा, उसकी भी बात होगी। और दूसरी बात यह है कि इस जंग में वो इसराइल जो है वो लंबी जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं था, उसका नुकसान बड़ा हुआ है। उसमें ज्यादातर जो वहाँ कंपनियां थी ना काम कर रही, वो बंद हो गई है ज्यादातर। हाइफा पे हमला हुआ, इधर उधर हमला हुआ, और पहले 2 दिनों में उसको 1 अरब 45 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था, और अब पता ये चला है कि उसके मजमूई अखराजात जो हैं जंग के अब तक जो आए हैं वो है 67.5 67 अरब 5 करोड़ डॉलर जो हैं वो उसका वो खर्च हुआ है, खर्चे हैं। और फिर जो मालिक सारा है वो कहते हैं जनाब 4.9% जो है वो हो गया। ईरान की जो माली पोजीशन है वो मजीद कमजोर हुई है, और जो उनकी करेंसी की कीमत है वो भी गिरी है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, टेबल में बैठ के अपना केस सही अंदाज में ईरान लड़ सकता है, उसकी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं जैसा कि ट्रंप साहब इशारे दे रहे हैं, तो ये फिर एक मरतबा फिर एक उभरती हुई मैशियत के तौर पे ईरान जो है ये सामने आ सकता है। अब जो इसराइल है, इसराइल को रखा हुआ है एक बदमाश के तौर पे अमेरिका ने, और वो उस बदमाश का चेहरा दिखा के ना वो जो अरब ममालिक हैं, हमारे मुसलमान अरब ममालिक, उनको उनसे जनाब वो दफाई जो है वो अपना माल भी बेचता है, हथियार भी बेचता है, और दफाई ठेके भी लेता है, और अरबों रुपए की सरमायाकारी का भी वो कहता है जनाब अमेरिका च करो। वो बेचारे करते ने बदमाश का चेहरा देख के एक तरह पता लै रहे ना उन्होंने कोलों इसराइल के जरिए बदमाश खड़ा करके। अब वो जो बदमाश है वो हो गया कमजोर। ये अमेरिका नहीं चाहता था कि बदमाश इतना कमजोर हो जाए कि मेरा कारोबार बंद हो जाए। अड्डे हर खलीजी मुल्क के बेचते उन्हें अड्डे रखे हुए बनाए हुए ने अमेरिका ने, सऊदी अरब तो लाके कतर तक। इस जंग में अमेरिका को ये फायदा हुआ है कि जो उसका आलमी किरदार है उसको मजीद तकवीत मिली है कि अमेरिका जरा जनाब नंबर 1 ताकत हैगा, और ये जनाब जो चाहे दुनिया च कर सकता, ये उन्हें साबित किया ट्रंप ने। और दूसरा फायदा ईरान को होता हुआ नजर आ रहा है, एक तो उसकी नंबरदारी खत्म कर दी उसने इसराइल की, और दूसरा जो अगर महादा आगे चलता है तो वो जो पाबंदियां इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करवाने में अगर कामयाब हो जाता है और गजा में जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, चलो पाबंदियों की हद तक ही रहें। और दूसरा मेरे ख्याल इसको ये कहा जाएगा जो आपकी प्रैक्टिस जो है जनाब शाम में और यमन में और लबनान में हिजबुल्लाह की शक्ल में या अल कसाब ब्रिगेड जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, तो वो प्रैक्टिस जो है जनाब वो आप ख़त्म करें, ये मेरा ख्याल है। ये कहा जाएगा, ये सोचना पड़ेगा उनको, ये प्रैक्टिस ख़त्म करके जनाब वो किस पोजीशन में होंगे। इससे जंग में तो प्रैक्टिस जो इनके काम नहीं आई थी, इनको खुद डायरेक्ट ही लड़ना पड़ा था। और इसराइल केस में नुकसान हुआ है, वो जो मिथ थी नाकाबिल तस्खीर वाली वो ख़त्म हो गई है। उसका जनाब एयर डिफेंस सिस्टम के बड़े चर्चे थे वो पता चल गया दुनिया को, तबाही मच गई वहाँ पे। कल के व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि उसके क्या नुकसान होंगे जो माली हैं, और इसको संभलने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 साल लगेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा कायम करने के लिए। अच्छा,
इस जंग के दौरान भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं ये मुतालबा करते रहे कि जनाब पाकिस्तान को ईरान के साथ इस तरह खड़ा होना चाहिए, ये मिसाइल दे उनको, जनाब एटमी हथियार दे, पता नहीं क्या क्या दे। आपने सुने हैं ना, जज्बाती हो जाते हैं हम। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे जनाब ईरान साथ ना कभी खड़ा नहीं हुआ, दसी ईरान के नाल क्यों खड़ा हुई है। अब ये बातें हो रही हैं कि जनाब, ये भी बातें हो रही है ना कि जनाब ईरान के बाद जनाब पाकिस्तान की बारी है, इसकी जोहरी सलाहियत खत्म करनी है। तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर या जोहरी सलाहियत खत्म करने के लिए जो दबाव की बात है ना, ये इसका कोई जवाब ही नहीं है। पहली बात है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई ऐसा डिजाइन ही नहीं, अस्करी डिजाइन, कि जनाब हमने कहीं दूसरे मुल्क में जाके हाँ इसराइल के ऊपर हमला करना है। हमारा जो दफाई निज़ाम है या मिसाइल सिस्टम है वो मद्देनजर रख के डिजाइन किया गया है भारत को, इससे आगे नहीं है वो। और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है जिसके पास बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल नहीं है। हाँ, इनके पास ऐसे मिसाइल जरूर हैं जिनमें एक से ज्यादा वारहेड लग सकते हैं, एटमी वार ले जा सकता है, लेकिन बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तजर्बा नहीं किया, लेकिन हमारे पास बैनुल बर्रे ऐसे मिसाइल जो हैं वो मौजूद है, लेकिन उनका तजर्बा नहीं किया गया, अभी उनकी रूनुमाई नहीं हुई। लेकिन मौका पड़ने पर हम वो जो मिसाइल जो है वो उनको काबिल अमल वो बना सकते हैं। ये एक ख्याल है, मिथ भी हो सकती है। ये पाकिस्तान का जो डिजाइन है ना, इसकी बुनियाद पे मेरा ये ख्याल है, जो गलत भी हो सकता है, कि पाकिस्तान को पर दबाव डालना या फिर जवाब प्रेशर डालने का या सलाहियत खत्म करने का ये कोई बनता नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो यहूद हनूद वाले किस्से हैं कि जनाब इसराइल में भी कोई ऐसी ताले आजमाई करे भारत के साथ मिलके कि जनाब, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो कर दिखाया है जंग में, जो भी हाल ही में हुई है भारत के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि सरदस्त फौरी तौर पर कोई लंबी प्लानिंग, लेकिन होशियार रहने की जरूरत है इन लोगों से। और दूसरी वो जो लोग कह रहे थे जनाब ये अगर हमला कर देते तो हम कैसे इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि मैंने ये कहा पाकिस्तान के पास जो है वो इनका जो डिजाइन है, अस्करी डिजाइन, वो तो ये हिंदुस्तान के हद तक है। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान और इसराइल का जो फासला है सड़क के जरिए अगर जाएं वो 4800 किलोमीटर है। एक बात ध्यान में रखिए। और दूसरा ये कि अगर बाई एयर हम करते हैं, फिजा से फिजा तक का जो अगर देखते हैं इस्लामाबाद से तेल अवीव का, वो 3700 किलोमीटर का फासला है। और हमारे पास जो मिसाइल है शहीन 3 उसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। तो अगर हम इस्लामाबाद से अटैक करते हैं, हमारा तो वो मिसाइल पहुंच ही नहीं सकता। कहाँ 3700 किलोमीटर और कहाँ जनाब 2750 किलोमीटर। इसका वैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि जो रेकुडिक वाला इलाका है ना, हमारा रेकुडिक, वहाँ एक गांव है, वो एन आखिर पे कोने पे है कोई, वहां से अगर मिसाइल जो हैं वो फायर किए जाए तो वो हाइफा को निशाना बना सकते हैं और तेल अवीव तक भी जा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वहां से अगर निशाना बनाते हैं तो क्या हम अपने मकासद हासिल कर सकेंगे। इसराइल के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो हमारी जो एटॉमिक साइट्स हैं वहां पे डायरेक्ट हमला कर सके। उसके लिए इंडिया के साथ मिलकर कुछ वारदात डालता है, अमेरिका उसकी मदद को आता है या नहीं आता, लेकिन सरदस्त इसका जो जवाब है कोई मुझे नजर नहीं आता। सुकून ना सोओ यार, अल्लाह बेहतर करेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान है। अल्लाह हाफिज।